भारत के बजट में इस बार किस राज्य को कितना मिला? सबसे ज्यादा टैक्स देने के बाद भी रिच स्टेट्स को बजट में कम क्यों मिलता है? कैसे तय होता है कि कौन सा स्टेट कितना पैसा पाएगा? आज बजट अलॉटमेंट का वो सच जानेंगे जो पॉलिटिशियंस आपको कभी नहीं बताएंगे। इक्विटी वर्सेस इंसेंटिव की जंग क्या है और क्या देश को ये बांट रही है? चलिए आसान भाषा में सबको समझेंगे। आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाली मैडम चैनल को और मैं हूं महिमा पांडे। सबसे पहले जानते हैं इस बार किस राज्य को कितना मिला। उत्तर प्रदेश को 2,68,910 करोड़, बिहार को 1,51,831 करोड़, पश्चिम बंगाल को 1,01,119 करोड़, कर्नाटक को 63,049 करोड़। ये लिस्ट थोड़ी लंबी है क्योंकि हर राज्य को कुछ ना कुछ मिला है, किसी को कम किसी को ज्यादा, और आप इस दिए हुए डेटा को देख भी सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे कम जो है सिक्किम को मिला है और गोवा को मिला है। आपने देखा होगा इसमें महाराष्ट्र का नाम सबसे ऊपर नहीं है, जो हाईएस्ट टैक्स पेयर स्टेट है। ये वो राज्य है जो केंद्र को ज्यादा टैक्स देते हैं, लेकिन केंद्र से मिलने वाला हिस्सा बाकी राज्यों के मुकाबले कम बजट केंद्र से पाते हैं। इसी को लेके नॉर्थ वर्सेस साउथ की बहस होती है, अमीर राज्य वर्सेस गरीब राज्यों की बहस भी यहीं से शुरू होती है। आपके दिमाग में भी आता होगा कि केंद्र सरकार ऐसा भेदभाव करती ही क्यों है, या फिर ये वाकई में भेदभाव है या एक प्रोसेस है। बजट अलॉटमेंट को आसान शब्दों में कहें तो जैसे घर का मुखिया महीने की शुरुआत में तय करता है कि घर के राशन पर कितना खर्च होगा, बच्चों की पढ़ाई पर कितना और बिजली के बिल पर कितना, वही काम भारत सरकार पूरे देश के लिए करती है। मुखिया सबसे पैसे यानी कि टैक्स लेता है और फिर उन्हें वापस बांटता है। सेंटर अपने कलेक्टेड टैक्सेस का एक हिस्सा स्टेट्स को देता है ताकि स्टेट्स अपने डेवलपमेंट और वेलफेयर इंफ्रास्ट्रक्चर्स और प्रायोरिटी स्कीम्स को चलाएं। इस प्रोसेस को ही बजट अलॉटमेंट या टैक्स डिवोल्यूशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 270 के तहत ये प्रोसेस पूरा होता है, लेकिन ये बंटवारा बराबरी से नहीं होता। वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन यह तय करता है कि केंद्र के पास जमा हुए टैक्स का कितना हिस्सा राज्यों को मिलेगा। फिलहाल 16वें वित्त आयोग के सुझावों के अनुसार केंद्र के डिविजिबल पूल का 41% हिस्सा राज्यों को मिलता है। अब ये डिविजिबल पूल क्या है? डिविजिबल पूल केंद्र के उन टैक्सेस का कुल पैसा है जिसे राज्यों के साथ बांटा जा सकता है। कुछ टैक्सेस जैसे कि सरचार्ज, सेस, ये सब डिविजिबल पूल में नहीं आते। अगर केंद्र ने कुल 100 रुपए का टैक्स कलेक्ट किया है तो फाइनेंस कमीशन के तहत उसका 41% हिस्सा राज्यों को दिया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि राज्यों में इसे बांटा कैसे जाता है। इसे समझेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक का बटन दबा दें। इसके लिए भी कुल 5-6 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया है इनकम डिस्टेंस, जिसमें कि 41% के 100% में से 42.5% हिस्सा उन राज्यों को जाता है जो आर्थिक रूप से थोड़ा कमजोर हैं। उन्हें ज्यादा मदद दी जाती है ताकि वो भी आगे बढ़ सके। इसे ही इक्विटी कहते हैं। दूसरा क्राइटेरिया है पॉपुलेशन। इसके लिए 17.5% बजट तय हुआ है, जो उन राज्यों को जाता है जहाँ ज्यादा आबादी है। इसका मतलब है कि वहाँ ज्यादा जरूरतें होंगी। इसके लिए अभी 2011 की जनगणना का इस्तेमाल होता है। तीसरा क्राइटेरिया है एरिया यानी कि क्षेत्रफल, जिसमें 10% बजट का हिस्सा इस बार दिया गया है। उदाहरण के तौर पर बड़े राज्यों को प्रशासन और विकास के लिए ज्यादा फंड चाहिए होता है क्योंकि उनके प्रदेश का क्षेत्रफल ज्यादा है। चौथा क्राइटेरिया है फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी। इसके लिए भी 10% बजट आवंटित किया गया है। जो पर्यावरण बचाने वाले राज्य हैं उनको रिवॉर्ड में दिया जाता है। पांचवा क्राइटेरिया है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। इनको भी 10% मिलेगा जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया है। छठा क्राइटेरिया है जीडीपी कंट्रीब्यूशन। इसके लिए भी 10% बजट आवंटित किया गया है। यह इस बार नया अलॉटमेंट है। जो राज्य देश की जीडीपी में ज्यादा योगदान देते हैं उन्हें थोड़ा रिवॉर्ड मिलेगा ताकि एफिशिएंसी और ग्रोथ को भी महत्व मिले। ये नया बदलाव 16वें संविधान आयोग ने किया है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है कि जो राज्य टैक्स ज्यादा देते हैं उसे ज्यादा अलॉटमेंट क्यों नहीं मिलता है। सिंपल सा लॉजिक है, अगर कोई स्टेट ज्यादा टैक्स देता है तो वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है और बजट अलॉटमेंट सिर्फ टैक्स कंट्रीब्यूशन पर डिसाइड नहीं होता। यहाँ नीड बेस्ड इक्विटी को ध्यान में रखा जाता है, जहाँ पॉपुलेशन और डेवलपमेंट नीड्स ज्यादा हों। अब यहीं से इक्विटी वर्सेस इंसेंटिव की बहस शुरू होती है और नॉर्थ वर्सेस साउथ की बहस भी। सबसे पहले समझते हैं इक्विटी, जिसका मतलब है
गरीब राज्यों जैसे बिहार और यूपी को ज्यादा पैसा देना ताकि वहाँ निरक्षरता और गरीबी दूर हो सके। इंसेंटिव का मतलब है उन राज्यों को इनाम देना जो ज्यादा टैक्स कमा कर दे रहे हैं और अपनी आबादी कंट्रोल कर रहे हैं। अब विवाद क्या है? दक्षिण भारतीय राज्य जैसे कि कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल का कहना है कि हम देश की जीडीपी में बहुत योगदान देते हैं और हमने जनसंख्या भी कम की है, लेकिन हमें बदले में केंद्र से कम पैसा मिलता है। जैसे कि 1 रुपए टैक्स देने पर हमें 15 से 40 पैसे वापस मिलते हैं। वहीं उत्तर भारत के कुछ राज्यों को 1 रुपए देने पर 2 से 7 रुपए तक वापस मिलते हैं। हिस्टोरिकली उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे नॉर्दर्न स्टेट्स को पॉपुलेशन और इनकम गैप की वजह से ज्यादा शेयर मिलता रहा है, जिस पर साउथ में ये कंप्लेन रहती है कि फॉर्मूला अनफेयर है। ये बातें जाहिर भी है, लेकिन इस तरह के बजट अलॉटमेंट के पीछे का उद्देश्य बैलेंस डेवलपमेंट यानी कि संतुलित विकास है। आप खुद सोचिए ना, अगर सिर्फ अमीर राज्यों को ही पैसा दिया जाएगा तो गरीब राज्य कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, जिससे देश के अंदर ही पलायन और भुखमरी बढ़ेगी। इससे पूरे भारत की ग्रोथ पर भी सीधा असर पड़ेगा। लेकिन जब राजनीति इसमें घुसती है तो ये नॉर्थ वर्सेस साउथ की लड़ाई जैसा दिखाई देने लगता है। तो भाई, बजट अलॉटमेंट एक फॉर्मूला बेस्ड इक्विटी फोकस प्रोसेस है, जहां सिर्फ टैक्स पेमेंट नहीं बल्कि नीड और डेवलपमेंट गैप को भी देखा जाता है। ये एक तरह से देश की एकता का टेस्ट है। एक विकास की दौड़ है तो दूसरी तरफ सबको साथ लेकर चलने की मजबूरी। और ऐसा नहीं है कि जिन्हें ज्यादा बजट दिया जा रहा है वहां पे डेवलपमेंट नहीं है, वहां पे जीडीपी बढ़ नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश का कलेक्शन जो है जीएसटी का, वो बढ़ा है। उत्तर प्रदेश पहले की तुलना में काफी ग्रो भी किया है। मध्य प्रदेश में भी काफी सुधार देखने को मिला है और बिहार में भी काफी सुधार देखने को मिल रहा है। तो आप समझ ही गए होंगे कि बजट का अलॉटमेंट क्यों जरूरी है और ये इक्विटी बेस्ड क्यों है। अब आपको क्या लगता है कि क्या बजट अलॉटमेंट में गरीबी वाला क्राइटेरिया कम करके टैक्स देने वाले क्राइटेरिया को बढ़ाना चाहिए? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।